हाँ जी दोस्तों, तो करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर 2 का रिवीजन फटाफट से। बहुत ही सिंपल रिवीजन है, एक पेज के अंदर समराइज कर दिया गया है, फटाफट से समझेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपने क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे पहले देखते हैं कि सप्लाई जो की गई है क्या वो अनरिलेटेड पर्सन को की गई है, और अगर अनरिलेटेड पर्सन को की गई है तो साथ ही में जो प्राइस है क्या वही सोल कंसिडरेशन है। अगर ये दोनों पैरामीटर फुलफिल करते हैं तो जाके आपका सेक्शन नंबर 15 एप्लीकेबल होता है। और सेक्शन नंबर 15 तब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, एज पर सबसेक्शन नंबर 1। ओके, अब अगर सपोज करो अगर हमने सप्लाई किया है अनरिलेटेड के बदले रिलेटेड पर्सन को, तो क्या सेक्शन नंबर 15 कुछ बता पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तब आपको कहां जाना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 4 का रेफरेंस लेना पड़ेगा, और जो उसके अंदर रूल्स दिए गए हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी मदद से आप निकालोगे, विच इज कवर्ड अंडर फाइनल। मतलब आपके इंटर में नहीं है, वो फाइनल में। नाउ सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, जहां पे प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोल कंसिडरेशन नहीं है, अदर देन दैट ऑल्सो सम नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन एग्जिस्ट। तो उस केस में भी आपको इस रूल की मदद से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सेक्शन 15 आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और अगर बात करें कि सप्लाई जो है वो नोटिफाइड सप्लाई है, जो कि सेक्शन 15 का सबसेक्शन नंबर 5 बताता है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल कुछ एक सप्लाईज को नोटिफाई करती है और कहती है कि उसको प्रिस्क्राइब प्रोसीजर से ही उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी। तो उस सिचुएशन में भी आपको वो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर जो है वो इन रूल्स के अंदर ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो थी, ये दोनों बातें थी आपकी सेक्शन के 15 के सबसेक्शन नंबर 4 की, जिसके अंदर कहता है कि भैया अगर रिलेटेड हो जाए या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन ना रहे तो भी आपको रूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। और सबसेक्शन नंबर 5 कहता है कि अगर नोटिफाइड सप्लाईज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है विद रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, तो उस केस में भी आपको रूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर विन विन सिचुएशन है, मतलब कि पर्सन जो है वो भी अनरिलेटेड है और जो कंसिडरेशन है उसके अंदर सारा का सारा प्राइस ही है और कुछ नहीं है, प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है, तो उस केस में आपका सेक्शन 15 का सबसेक्शन नंबर 1 आपका अप्लाई हो जाता है और इसकी मदद से आप वैल्यू सप्लाई निकाल सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 काम नहीं करेगा। सबसेक्शन 1 तो बस क्या कहता है कि भैया जो भी प्राइस पेड है, एक्चुअली पेड है या फिर पेबल है, वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाता है। जो भी उस सप्लाई के अगेंस्ट प्राइस पेड है या फिर प्राइस पेबल है वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ चीजें प्लस माइनस भी करनी पड़ती है, जो आपको बताता है सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3, जो की बात करते हैं हम इंक्लूजन की और एक्सक्लूजन की। अब इंक्लूजन की बात करें तो सबसेक्शन नंबर 2 ने 5 क्लॉजेस दिए। सबसेक्शन नंबर 2 ने कितने क्लॉजेस दिए? 5 क्लॉजेस दिए। क्लॉज नंबर ए है जो बात करता है टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, पेनल्टी, इस टाइप की सारी बातें अदर देन जीएसटी, मतलब कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज होंगे तो वो आपको इंक्लूड करना है, ये कह रहा है क्लॉज नंबर ए। क्लॉज नंबर बी क्या कहता है कि भैया किसी भी थर्ड पार्टी की पेमेंट थी, कर दी रिसिपिएंट ने, करनी चाहिए थी सप्लायर को, मतलब लायबिलिटी सप्लायर की थी, और आप उसको प्राइस में इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये कहता है आपको क्लॉज नंबर बी, ठीक है। तो क्लॉज नंबर सी बात करता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के साथ साथ एक ब्रॉड टर्म और जोड़ दिया इसने कि भैया और भी कुछ भी ऐसा भी। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के अंदर तो बेसिकली 2 चीजें बताई गई थी, आपको याद करो कौन सा था? एक था कमीशन और दूसरा था पैकिंग चार्जेस। अगर कमीशन या पैकिंग चार्जेस कुछ ऐसे हैं जो कि सप्लायर पे कर रहा है तो सप्लायर उसको चार्ज करता है रिसिपिएंट से, और अगर सप्लायर कुछ भी ऐसा इंसिडेंटल एक्सपेंस चार्ज करेगा रिसिपिएंट से तो वो भी आपका इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। साथ ही में इंक्लूडिंग एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, मतलब इस सप्लाई के रिलेशन में कोई भी काम अगर करेगा, कोई भी काम का इसका मतलब बेसिकली क्या था कि लाइक कोई पेमेंट करवाई है, लाइक कोई इंस्पेक्शन कराया है, लाइक कोई इंस्टॉलेशन करवाया है, आपकी गुड्स की डिलीवरी करवाई है, डिस्पैच किया है, मतलब इस टाइप से कोई भी एक्टिविटी टिल डिलीवरी तक, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी सर्विस सप्लायर अगर प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए आपसे अमाउंट चार्ज कर रहा है रेसिपिएंट से, तो वो भी जो चार्ज किया जाएगा अमाउंट वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जुड़ेगा। ये कह रहा था आपका क्लॉज नंबर सी। क्लॉज नंबर डी है जो कि बात करता है इंटरेस्ट लेट फी की। इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। क्लॉज नंबर डी है वो बात करता है इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी की, कि अगर आपकी कंसिडरेशन मिलने में डिले हुई है तो उस केस में जो भी आप इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जो सप्लायर चार्ज करता है रेसिपिएंट से, वो अमाउंट भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। ऑल्दो इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का आपको कंडीशन पता है, जो कि कहां पे बताया गया है? सेक्शन नंबर 12 के क्लॉज 6, सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन 6 में, और सेक्शन नंबर 13 के भी सबसेक्शन 6 में, कि टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी का तब माना जाएगा, वो डेट मानी जाएगी जिस डेट पे सप्लायर को वो पैसा एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आता है क्लॉज ई,
ये क्लॉज ई भी आपको ऐड करना होता है, जो कि बात करता है सब्सिडीज की। सब्सिडीज कौन सी? वो सब्सिडीज जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए प्राइस के साथ, और वो सब्सिडी आपकी किसी भी गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी कंपनी, किसी एंटिटी, किसी एनजीओ से अगर आपको सब्सिडी मिलती है और वो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस के साथ। डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस का मतलब ये हो गया कि वो ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं होना चाहिए, वो लमसम सब्सिडी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नेक काम कर रहे हो और आपको सब्सिडी मिल गई सीधा 50,000 रुपए की, तो ये वाली सब्सिडी जो होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। सब्सिडी कौन सी इंक्लूड होगी कि अगर आप सपोज करो मील प्रोवाइड करते हो तो आपको ₹50 पर मील के हिसाब से सब्सिडी मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्टली लिंक टू प्राइस हो गया। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो आपको पर स्टूडेंट ₹100 की सब्सिडी मिल रही है, तो ये भी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस हो गया। तो इस टाइप की सब्सिडी होगी और वो अदर देन किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी, तो वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होके चलता है। ये तो बात हो गई इंक्लूजन की। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लूजन। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेक्शन 15 का सबसेक्शन नंबर 3 है ये। सेक्शन 15 का सबसेक्शन नंबर 3 है ये। अब इसका क्लॉज ए क्या कहता है कि भैया डिस्काउंट जो है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वो डिस्काउंट दिया गया हो बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। पहली कंडीशन, क्लॉज ए की पहली कंडीशन कि जो डिस्काउंट दिया है वो कब दिया है आपने? सप्लाई के समय या फिर सप्लाई से पहले, और उस डिस्काउंट को आपने रिकॉर्ड किया है इनवॉइस के ऊपर। मतलब कि जो भी आपने इनवॉइस बनाया, लेट्स से 10,000 रुपीज का आपने इनवॉइस बनाया और अगर आपने 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो इस डिस्काउंट को आपको लिखना पड़ेगा इनवॉइस के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो दिखना चाहिए इनवॉइस के ऊपर, और फिर इस 8,000 के ऊपर आपको जीएसटी लगाया जाएगा। मतलब कि ये डिस्काउंट लेस करने का मौका आपको मिल जाएगा सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए के हिसाब से। ना, ये तो हो गया एट द टाइम या फिर बिफोर। अब बात करते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मतलब कि सप्लाई हो गई उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट देना चाहता है तो क्या पॉसिबल है कि नहीं? तो आपने पढ़ा कि हाँ वो भी पॉसिबल होता है, लेकिन क्या कि ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हो ऑल्दो सप्लाई के बाद दे रहे हो, लेकिन ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ये एडवांस में पता होना चाहिए। मतलब जब आपने सप्लाई किया था तब या उससे पहले इसका कोई एग्रीमेंट बना होना चाहिए, उसके अंदर ये टर्म्स लिखे होने चाहिए कि फ्यूचर में इस तरीके से जो डिस्काउंट है वो दिए जा सकते हैं। मतलब ये बातें हमें पहले से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सप्लाई करने के बाद आप डिस्काउंट डिसाइड कर रहे हो, तो वो आपका अलाउड नहीं है। और लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, मतलब कि जो भी आप डिस्काउंट देना चाह रहे हो, जो भी इंसेंटिव देना चाह रहे हो, वो आप इनवॉइस वाइज वर्कआउट कर सकते हो। सपोज करो पूरे साल में आपने 10 इनवॉइस काटे थे, तो हर एक इनवॉइस में कितना कितना डिस्काउंट है उसकी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो लिंक्ड होना चाहिए सारा डिस्काउंट किससे? इनवॉइसेस से। क्यों? क्योंकि हर एक इनवॉइस का, हर एक पर्टिकुलर इनवॉइस को आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनवॉइस कितने का था। अगर ये 10,000 का इनवॉइस था और आप इसके अंदर से 2,000 रुपए का क्रेडिट नोट देना चाहते हो, मतलब डिस्काउंट देना चाहते हो, तो वो आपको इंडिविजुअली इनवॉइस वाइज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। पहला कंडीशन। इसी के अंदर दूसरी बात क्या थी कि जो आपका रिसिपिएंट है उसको जितने का भी क्रेडिट नोट आप इशू करके दे रहे हो, इसके ऊपर का जो जीएसटी है वो प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब कि प्रोपोर्शनेटली जो उसको आईटीसी मिला हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है रिसिपिएंट को, उसका रिवर्सल डालना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी क्रेडिट नोट। अगर वो रिवर्सल डालता है, आपका इनवॉइस वाइज आप वर्कआउट कर सकते हो। और अगर ये बात आपको एडवांस में पता थी, मतलब सप्लाई से पहले पता थी, इसके ऊपर टर्म्स क्लियर थे, एग्रीड था, ये एग्रीमेंट हो रखा था, तो उस सिचुएशन में आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी दे सकते हो, और उस टाइप के डिस्काउंट को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा, लेस किया जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो आपने पढ़ा अपने इंटर लेवल पे। आई होप आपको सारी चीजें रिवाइज हो गई है। 1 पेज का रिवीजन था, शॉर्ट वीडियो थी, ताकि आपको सारी पिक्चर जो भी आपने पढ़ी पिछले 3-4 घंटे की कंटेंट में, वो सारा आपको 5 से 7-10 मिनट के अंदर आपके फिंगर्स पे आ जाए। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।